जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस आज के नए वीडियो में। फ्रेंड्स, अगर आप 70 बीपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सीरीज आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। इस सीरीज में हम लोग रिवीजन कर रहे हैं परफेक्शन आईएएस के मेंटरशिप प्रोग्राम के तहत कंप्लीट सिलेबस को। आज की वीडियो में हम लोग मॉक टेस्ट को देखने वाले हैं, क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक आ गया है। मॉक टेस्ट भी ज़रूरी है। आज से 1 या 2 डेली मॉक टेस्ट अपलोड किया जाएगा। आज की वीडियो में केजीएस आईएएस के मॉक टेस्ट को हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। इनमें से आप कितना सही कर पाते हैं कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, टाइम को बिना बर्बाद किए। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने EFTA यानी कि यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के साथ एक व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए। निम्नलिखित में से कौन से देश इस संघ में सदस्य हैं? तो आपको बताना है कि कौन से देश हैं जो कि सदस्य हैं। स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी? देखिए, 1960 में स्थापित एक क्षेत्रीय व्यापार संगठन है। इसमें देशों की संख्या है 4। स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड और लिंक्टेनस्टीन है, ठीक है। स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड और लिंक्टेनस्टीन, ये 4 सदस्य देश हैं। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, इस मुक्त व्यापार समझौते में अगले 15 वर्षों में भारत को $100 अरब के निवेश और 10 लाख प्रत्यक्ष नौकरियों का प्रावधान है। इतिहास में यह पहली बार है जब भारत 4 विकसित देशों के साथ FTA पर हस्ताक्षर कर रहा है। तो ये इतिहास में पहली बार है, प्रश्न बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश ने संवैधानिक अधिकार के रूप में गर्भपात के अधिकार के प्रावधान को अपने संविधान में शामिल किया गया है? तो ये तो बहुत ही चर्चा में था क्वेश्चन। राइट आंसर है ऑप्शन सी, फ्रांस है, ठीक है। फ्रांस ये गर्भपात के अधिकार के प्रावधान को अपने संविधान में शामिल करने वाला पहला देश बन गया है, ठीक है। फरवरी 2024 में ग्रीस समलैंगिक विवाह को वैध बनाने वाला पहला रूढ़िवादी ईसाई राष्ट्र बना था, ठीक है। भारत में गर्भपात की स्थिति की बात करते हैं। देखिए, 2 डॉक्टरों की सहमति से मेडिकल टर्मिनेशन और प्रेगनेंसी संशोधन अधिनियम 2021 कुछ स्थितियों में, जैसे कि बलात्कार से पीड़ित महिलाओं को 24 सप्ताह तक गर्भपात की अनुमति देता है। ये भारत के संदर्भ में है, ठीक है। यह अधिनियम यह निर्धारित करने के लिए राज्य स्तर पर मेडिकल बोर्ड स्थापित करता है कि भ्रूण में घातक असमानताएं होने पर 24 सप्ताह के बाद गर्भावस्था समाप्त की जा सकती है या नहीं, ठीक है। अगर कोई ये ऐसा सिचुएशन आता है तब होगा, डिफ़िकल्ट सिचुएशन में ही ऐसा होगा, न कि सामान्य रूप से। तो भारत का ये है। नेक्स्ट बात करते हैं, हाल ही में पुरातत्वविदों ने किस देश में प्राचीन माया शहर के अवशेषों की खोज की है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मैक्सिको में की है प्राचीन माया शहर के अवशेषों की खोज। माया सभ्यता का संबंध मैक्सिको से था, तो यहीं पर तो होगी यहाँ अवशेष की खोज, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है मैक्सिको, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश ने पश्चिमी अफ्रीकी राज्यों की आर्थिक समुदाय संघ को छोड़ने का निर्णय लिया है? तो देखिए, आपको बताना है कि किस देश ने पश्चिमी अफ्रीकी राज्यों के आर्थिक समुदाय संघ को छोड़ने का निर्णय लिया है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, नाइजर, माली और बुर्किना फासो। नाइजर, माली और बुर्किना फासो इस संघ छोड़ने का निर्णय लिया है, ठीक है। देखिए, इकोवास पश्चिमी अफ्रीका के 15 देशों का एक क्षेत्रीय आर्थिक संघ है। इसकी स्थापना हुई थी 1975 में। ध्यान रखिएगा, 1975 में स्थापना हुई थी। इस संघ का उद्देश्य की बात करें तो मुख्य उद्देश्य है आर्थिक एकीकरण और विकास को बढ़ावा देना और लोगों के जीवन स्तर को सुधारना, ठीक है, जीवन स्तर को बढ़ाना। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत द्वारा कितने मराठा किलों को वर्ष 2024-25 के लिए यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में मान्यता प्रदान करने के लिए नामांकित किया गया है? तो आपको ध्यान रखना है 12 कुल स्थलों को मान्यता प्रदान करने के लिए नामांकित किया गया है, ठीक है। महाराष्ट्र में मौजूद कुल 390 किलो में से 12 को मराठा सैन्य परिदृश्य की श्रेणी में चुना गया है। कुल कितने हैं? 390 हैं, लेकिन इनमें से महत्वपूर्ण 12 को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय हस्तशिल्प के संदर्भ में बिहार की 52 बूटी से क्या तात्पर्य है? आपको बताना है कि 52 बूटी से क्या तात्पर्य है। तो देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा, एक प्रकार की बुनाई कला है 52 बूटी।
ये हस्तशिल्प कला से प्रश्न पूछे जाते हैं। एक प्रकार की बुनाई कला है बिहार की पावन बूटी। देखिए इसमें डिजाइन में कमल के फूल, पीपल के पत्ते, बोधि वृक्ष, बैल, त्रिशूल, सुनहरी मछली, धर्म चक्र जैसे प्रतीकों का उपयोग किया जाता है। नालंदा के बसवन बिगहा गांव के कपिल देव प्रसाद को बावन बूटी कला को लोकप्रिय बनाने के लिए 2023 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, इसलिए ये चर्चा में है, तो इसे आपको ध्यान रखना है। इनके प्रसिद्ध हैं चित्रकार हैं कपिल देव प्रसाद, ठीक है, इनके कलाकार हैं कपिल देव प्रसाद, इनका नाम भी ध्यान रखिएगा, बिहार से संबंधित हैं। किस जिला से हैं, तो ये नालंदा के बसवन बिगहा गांव से हैं। नेक्स्ट है विजयनगर साम्राज्य के दौरान अष्टदिग्गज थे, तो आप सभी को पता है अष्टदिग्गज थे। सही उत्तर हो जाएगा 8 महान तेलुगु विद्वान थे, 8 महान तेलुगु विद्वान थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता की मुहरों और टेराकोटा की मूर्तियों पर प्रायः निम्नलिखित में से किस जानवर की छवियां पाई गई हैं, तो बताइए किस जानवर की छवियां पाई गई हैं। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन एक सिंह वाला बैल, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता की मुहरों और टेराकोटा की मूर्तियों पर प्रायः निम्नलिखित में से किस जानवर की छवियां, तो एक सिंह वाले बैल की छवि पाई गई हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अंतर्गत संसदीय विशेषाधिकार की अवधारणा को किस देश के संविधान से लिया गया है, तो आपको ध्यान रखना है किस देश के संविधान से लिया गया है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। यूनाइटेड किंगडम इनके ब्रिटेन से लिया गया है, तो आपको ध्यान रखना है संसदीय विशेषाधिकार की अवधारणा को ब्रिटेन से लिया गया है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर आप सभी को रिवीजन करवा देते हैं कि किस देश से क्या क्या लिया गया है। तो रूस के संविधान से ध्यान रखिएगा मौलिक कर्तव्य, न्याय के आदर्श, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, ये सभी रूस के संविधान से लिया गया है। जब भी आयरलैंड के संविधान की बात होगी तो आपको ध्यान रखना है डीपीएसपी, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है कि डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के सिद्धांत कहाँ से लिया गया है, तो आयरलैंड के संविधान से। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, राष्ट्रपति द्वारा राज्यों का नामांकन, ये सभी लिए गए हैं आयरलैंड के संविधान से। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची, व्यापार और वाणिज्य संबंधी प्रावधान, व्यापार की स्वतंत्रता, उच्च और निचले सदन की संयुक्त बैठक, ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। कनाडा के संविधान की बात होगी तो ध्यान रखिएगा संघवाद का केंद्र अभिमुख स्वरूप, केंद्र को अवशिष्ट शक्तियाँ, सर्वोच्च न्यायालय का सलाहकार क्षेत्राधिकार, केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति, ये सभी कनाडा के संविधान से लिए गए हैं। अमेरिका के संविधान की बात होगी तो ध्यान रखिएगा यहाँ से लिया गया है न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक समीक्षा, मौलिक अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाना, ठीक है। प्रस्तावना भी, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के कार्य, राष्ट्रपति पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति का पद, ये सभी अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। ब्रिटेन के संविधान से क्या क्या लिया गया है, देखिए संसदीय विशेषाधिकार की बात होगी तो, जो कि यहाँ क्वेश्चन में था, ब्रिटेन के संविधान से द्विसदनीयता, संसदीय सरकार, कानून का शासन, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, कैबिनेट प्रणाली और रीट विशेषाधिकार, ये सभी ब्रिटेन के संविधान से लिए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ से भी प्रश्न बन सकते हैं, आपका रिवीजन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हाल ही में चर्चा में रही वेलेसली घोषणा, निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। वेलेसली घोषणा का संबंध है, इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रंटियर एआई, कृत्रिम बुद्धिमत्ता द्वारा उत्पन्न जोखिम से संबंधित है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है। वेलेसली नाम क्यों पड़ा, क्योंकि ये ब्रिटेन के एक शहर है वेलेसली, यहाँ पर इसका ग्लोबल एआई सेफ्टी समिट 2023 आयोजित हुआ था। इसमें 28 देश सबमिट हुए थे, यूरोपीय संघ के कुल 29 थे, इस पर हस्ताक्षर किए थे, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। वेलेसली घोषणा फ्रंटियर एआई यानी कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता द्वारा उत्पन्न जोखिम से संबंधित है ये घोषणा। नेक्स्ट बात करते हैं फजल अली आयोग की नियुक्ति 1953 में किस उद्देश्य से की गई थी। फजल अली आयोग की नियुक्ति 1953 में किस उद्देश्य से की गई थी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राज्य पुनर्गठन आयोग। राज्य पुनर्गठन आयोग के
पूर्ति के लिए की गई थी फजल अली आयोग की नियुक्ति। ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए आयोग ने राज्यों के पुनर्गठन के लिए 4 प्रमुख कारकों का उल्लेख किया था। कौन कौन से कारक थे? तो देखिए राष्ट्रीय एकता और सुरक्षा को बनाए रखना और मजबूत करना, भाषाई और सांस्कृतिक एकरूपता, वित्तीय आर्थिक और प्रशासनिक कारक, प्रत्येक राज्य और पूरे देश में लोगों की कल्याण की योजना बनाना और प्रचार करना। ठीक है, सिफारिशें की बात करें तो फजल अली आयोग की सिफारिशें थी। क्या क्या सिफारिश थी? राज्यों की ABC प्रणाली को हटाना था। C और D के राज्यों को मौजूदा राज्यों में विलय किया जाना, रियासतों और राज्य प्रमुखों को खत्म करना, ये उद्देश्य था, सिफारिश थी। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है NPCI इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड ने भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच सीमा पर UPI लेन देन के लिए फ़ोन पे के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो चलिए बताइए हस्ताक्षर कौन कौन किए हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन C नेपाल। ठीक है, NPCI इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड ने भारत और नेपाल के साथ सीमा पर UPI लेन देन के लिए फ़ोन पे के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2023 के अनुसार बिहार सरकार ने किस वर्ष तक बिहार में पंजीकृत सभी नए वाहनों में इलेक्ट्रिक वाहनों की हिस्सेदारी 15% करने की योजना बनाई है? तो कब तक की है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन B 2028 तक। ध्यान रखिएगा 2028 तक की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय कला और वास्तुकला के संदर्भ में वल्लभी फमसाना लैटिना शेखरी और भूमिजा विधाय वास्तुकला के किस रूप से संबंधित है? तो आपको ध्यान रखना है इनका संबंध है नागर वास्तुकला से। ऑप्शन B सही हो जाएगा नागर वास्तुकला से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स बिहार में उदंतपुरी विश्वविद्यालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको बताना है कि उपयुक्त में से कौन से कथन सही है। जब भी आपको स्टेटमेंट वाले कथन मिलेंगे तो देखना है कि इसमें सही कथन की पहचान करनी है या गलत कथन की। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा पहला भी सही है, यह वर्तमान बिहार के नालंदा जिले में स्थित था। दूसरा है इसकी स्थापना पाल वंश के राजा गोपाल प्रथम ने की थी। तीसरा है उदंतपुरी विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी द्वारा नष्ट कराया गया था। तीनों सही हैं, इस तरह से सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C 1, 2 और 3 सही हैं। वीडियो पसंद आ रहा है तो आप सभी लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम लोग कंप्लीट BPSC के सिलेबस को रिवीजन करने वाले हैं। नेक्स्ट है चोल साम्राज्य के दौरान पुहार या पुहार एक प्रसिद्ध था। क्या था? तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा बंदरगाह शहर था। चोल साम्राज्य का पुहार ये बंदरगाह शहर था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स लखू डियार शैल चित्रकला किस राज्य में स्थित है? लखू डिहार शैल चित्रकला किस राज्य में स्थित है? तो आपको ध्यान रखना है ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ऑप्शन C सही हो जाएगा उत्तराखंड राज्य में स्थित है। देखिए लखूडिहार गुफाएं उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में सुयाल नदी के तट पर स्थित हैं। गुफा की दीवारों पर काले, लाल और सफ़ेद रंग में उंगलियों से बनाए गए जानवर, मनुष्य और टेक्टिफॉर्म को चित्रित करने वाली पेंटिंग पाई जाती हैं। इस चित्रों में प्रागैतिहासिक कला का सबसे व्यापक प्रदर्शन पाया जा सकता है, तो इसलिए ये प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको बताना है कि कौन से कथन सही हैं। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं सही है। ठीक है, उपयुक्त में से कोई सही नहीं है। सही क्या है देखते हैं। देखिए अब्दुल रज़ाक एक फारसी यात्री था। इसने विजयनगर साम्राज्य के देवराय द्वितीय के शासनकाल में आया था, न कि देवराय द्वितीय के शासनकाल में आया था भारत। डाइमेकस एक ग्रीक राजदूत था। डाइमेकस एक यूनानी था, न कि ग्रीक था। ठीक है, ये यूनानी राजदूत था। इसने मौर्य वंश के बिंदुसार के शासनकाल के दौरान आया था, न कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। तो ये दोनों गलत यहाँ पर दिया हुआ है, इस तरह से सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। आपको बताना है कि
कौन से कूट सही हैं, कूटों का प्रयोग करके सही उत्तर की पहचान करनी है। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ए का क्या होगा, 4 होगा, कालिदास किया थे, आप सभी को पता है, नाटककार थे। बी का हो जाएगा, बी का सुश्रुत औषधि से संबंधित है इनका, पाणिनि का संबंध आप सभी को पता है, व्याकरण आर्यभट्ट गणितज्ञ थे। ठीक है, इस तरह से सही उत्तर बन रहा है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारत में फारसी त्यौहार नवरोज पर प्रतिबंध लगाया था। तो देखते हैं कौन है जो कि फारसी त्यौहार नवरोज पर प्रतिबंध लगाया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा औरंगजेब के द्वारा प्रतिबंध लगाया था, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देखिए बलबन ने भारत में सिजदा, पैबोस और फारसी त्यौहार नवरोज की प्रथा शुरू की थी, लेकिन औरंगजेब के शासनकाल के दौरान भारत में फारसी त्यौहार नवरोज के उत्सव पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। नवरोज वसंत विषु पर आधारित एक ईरानी या फारसी नव वर्ष का त्यौहार है। यह प्रायः 21 मार्च को होता था। ठीक है, ईरानी ये त्यौहार था, ईरानी या फारसी नव वर्ष का त्यौहार था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, नयनार और अलवार ने भक्ति आंदोलन का प्रचार किया था, किस क्षेत्र में किया था ये आपको बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण भारत में नयनार और अलवार के द्वारा भक्ति आंदोलन का प्रचार किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, आपको बता दें कि नयनार और अलवार तमिल कवि संत थे। उन्होंने 5वीं से लेकर 10वीं शताब्दी के दौरान दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन का प्रचार किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नयनार के बारे में, नयनार भगवान शिव के भक्त थे और अलवार भगवान विष्णु के भक्त थे। नयनार 63 संतों और अलवार 12 संतों का एक समूह था। 12 अलवार संतों ने 4000 तमिल छंद लिखे, जिन्होंने संग्रहित करके नायिर दिव्य प्रबंधन की रचना की। 9वीं और 10वीं शताब्दी में नाथ मुनि ने इनका संग्रह किया था। नहीं, एक व्यक्ति नहीं थे, इतने साल तक थोड़ी नहीं एक व्यक्ति जी, इनका समूह था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैथिली भाषा की सबसे प्राचीन गद्य कृति वर्ण रत्नाकर की रचना किसने की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है वर्ण रत्नाकर, इसकी रचना आपको बताना है कि किसके द्वारा की गई थी। तो आप सभी को पता है ज्योतिश्वर ठाकुर के द्वारा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ज्योतिश्वर ठाकुर के द्वारा गद्य कृति वर्ण रत्नाकर की रचना की गई है। ठीक है, इसकी रचना 1324 ईस्वी में मैथिली विद्वान, पुजारी और कवि भी थे ये ज्योतिश्वर ठाकुर के द्वारा की गई थी। ज्योतिश्वर ठाकुर मिथिला के कर्नाटक राजवंश के राजा हरि सिंह देव के दरबारी कवि थे। ठीक है, किसके थे, तो कर्नाटक राजवंश के राजा हरि सिंह के ये दरबारी कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किसके शासनकाल में मगध साम्राज्य की राजधानी को राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दिया गया था। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, उदयन के द्वारा किया गया था। ठीक है, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी, तो ये भी इन्हीं का नाम आता है, उदयन के द्वारा की गई थी। उदयन हर्यक वंश के अजातशत्रु का पुत्र था। इसने सोन और गंगा नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रियदर्शिका रत्नावली और नागानंद साहित्यिक कृति की रचना किसने की थी। आपको बताना है कि प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद साहित्यिक कृति की रचना किसने की थी। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हर्षवर्धन के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर सी है, हर्षवर्धन के द्वारा की गई थी, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तारिक ए मुबारक शाही की रचना किसने की थी। तारिक ए मुबारक शाही की रचना किसने की थी। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यहाँ बिन अहमद सरहिंदी के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम 1919 के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं, आपको बताना है। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, क्योंकि सही उत्तर की पहचान करनी है। तीनों स्टेटमेंट सही हैं। यह अधिनियम राजद्रोह समिति की सिफारिशों पर आधारित था। इसमें राजनीतिक कैदियों को बिना मुकदमे या न्यायिक समीक्षा के 2 साल तक हिरासत में रखने का प्रावधान था। गांधी जी ने इस कानून को काला कानून कहा था, तो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलवर्ट बिल 1883 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं। आपको सही कथन की पहचान करनी है। तो देखिए
इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 1 और 2 दोनों सही हैं। इलवर्ट बिल 1883 को लॉर्ड रिपन द्वारा प्रस्तावित किया गया था। इसके माध्यम से भारतीय न्यायाधीशों और मजिस्ट्रेटों को यूरोपीय अपराधियों पर यूरोपीय न्यायाधीशों के रूप में मुकदमा चलाने का अधिकार प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुवर्ण द्वीप के शासक बालपुत्र देव ने नालंदा में एक मठ का निर्माण कराया और इसके रख रखाव के लिए किससे 5 गांव देने का अनुरोध किया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, देवपाल से। ठीक है, देवपाल से 5 गांव देने का अनुरोध किया था। देवपाल का नाम आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उड़ीसा बिहार से कब अलग होकर एक पृथक प्रांत बना था। तो आप सभी को पता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1936 में। ठीक है, 1936 में। देखिए 22 मार्च 1912 को बिहार को बंगाल से अलग किया गया था। उस समय उड़ीसा भी बिहार का हिस्सा था। 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा को बिहार से अलग कर दिया गया था। यह बिहार का प्रथम विभाजन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हंटर आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको बताना है कि कौन से कथन सही हैं। देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा, केवल एक सही है। इस आयोग की नियुक्ति गवर्नर जनरल लॉर्ड रिपन द्वारा की गई थी। दूसरा गलत है। देखिए इस आयोग के सुझाव दिया गया कि माध्यमिक शिक्षा का प्रशासन नवगठित जिला बोर्डों और नगर पालिका संस्थानों द्वारा संभाला जाएगा। तो बिल्कुल गलत है। देखिए इस आयोग की नियुक्ति भारतीय शिक्षा प्रणाली के उत्थान और उन्नयन हेतु की गई थी। इस आयोग की सिफारिश की शिक्षा प्रणाली में सुधार के लिए राज्य को अतिरिक्त जिम्मेदारी लेनी होगी और प्राथमिक शिक्षा स्थानीय भाषा में दी जानी होगी। ठीक है, इसका ये भी सुझाव था कि बुनियादी शिक्षा का प्रशासन नवगठित जिला और नगर पालिका बोर्डों द्वारा संभाला जाएगा। नगर पालिका और बोर्डों के द्वारा संभाला जाएगा। माध्यमिक शिक्षा नहीं था। ठीक है, बुनियादी शिक्षा का प्रशासन था। तो इसे आपको ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि अब बीपीएससी का भी पैटर्न यूपीएससी के पैटर्न पर हो रहा है। तो क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ते जाइए। फाल्गु नदी का एक अन्य नाम क्या है। तो आप सभी को पता है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, निरंजना नदी। आप सभी को पता है कि फाल्गु नदी का उद्गम गया के निकट लीलाजल नदी और मोहना नदी के संगम से होता है। फाल्गु नदी की धाराएं पुनपुन नदी गंगा नदी की एक सहायक नदी में मिल जाती हैं। ठीक है, हिंदू धर्म के अनुसार गया जिले में पूर्वजों की मृत आत्मा की शांति के लिए पिंडदान और दूध तर्पण के लिए यह नदी पवित्र और धार्मिक मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृत सागर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये ज्योग्राफी का इस सेट का पहला क्वेश्चन है। देखिए आपको बताना है कि कथन कौन से गलत हैं। तो आपको गलत कथन की पहचान करनी है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2 और 4 गलत हैं। मृत सागर विश्व का सबसे निचले खारे पानी की झील है। बिल्कुल सही है। इसकी सीमा 3 देशों इजराइल, जॉर्डन और लेबनान से लगती है। तो ये गलत है। इसकी सीमा देखिए इजराइल और जॉर्डन से लगती हैं। इसकी सीमा 2 देश इजराइल और जॉर्डन से लगती हैं, न कि लेबनान से। ठीक है, यह जॉर्डन रिफ्ट घाटी में स्थित है। ये भी गलत है। सॉरी, इसमें देखिए गलत ही पहचान करना था ना। तो 2 और 4 गलत हैं। 2 भी गलत हैं, 4 भी गलत हैं, 3 इसमें सही दिया हुआ है। यह जॉर्डन रिफ्ट घाटी में स्थित है। तो बिल्कुल सही है। 1 और 3 इसमें सही हैं, लेकिन सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि गलत कथन की पहचान करनी है। तो ध्यान से प्रश्नों को पढ़िए और स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़िए। और इस जल मुख्य रूप से जॉर्डन नदी से प्राप्त होती हैं। बिल्कुल सही है। यह अंततः लाल सागर में मिल जाती हैं। तो देखिए ये लाल सागर में नहीं मिलती हैं। ठीक है, गलत दिया हुआ है। इसका कोई निकास नहीं होता है। जल का बहिर्वाह केवल वाष्पीकरण के द्वारा ही होता है, न कि कहीं पर मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीतलहर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको बताना है कि कौन से कथन सही हैं। तो यहाँ पर आपको सही कथन की पहचान करनी है। तो देखिए पहला स्टेटमेंट है, मैदानी इलाकों के लिए किसी स्टेशन का न्यूनतम तापमान जब 10 डिग्री सेल्सियस या उससे कम होता है तो इसे शीतलहर कहा जाता है। बिल्कुल सही है। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। दूसरा है आपको, पर्वतीय क्षेत्रों के लिए किसी स्टेशन का न्यूनतम तापमान जब 0 डिग्री सेल्सियस उससे कम होता है तो इसे शीतलहर कहा जाता है। तो ये बिल्कुल गलत है। सही क्या है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए,
केवल एक सही है। देखिए तटीय क्षेत्र के लिए जब किसी स्टेशन पर न्यूनतम तापमान विचलन -4.5 डिग्री सेल्सियस या उससे कम होता है, अथवा यदि न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस या उससे कम हो तो इसे शीतलहर के रूप में वर्णित किया जाता है। ठीक है, विचलन -4.5, लेकिन न्यूनतम तापमान आपको 15 डिग्री सेल्सियस या उससे कम ध्यान रखना है। ठीक है, शीतलहर के रूप में परिभाषित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। अन्वेषक और जन्म स्थान, कि इनका जन्म कहाँ पर हुआ है ये आपको बताना है। देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा वास्को डिगामा का कहाँ पर जन्म हुआ था, तो इसका जन्म आप सभी को पता है पुर्तगाल निवासी था। ठीक है, क्रिस्टोफर कोलंबस इनका संबंध था इटली से। जेम्स कुक का संबंध था यूनाइटेड किंगडम से। और हेर्नान कोर्टेस का संबंध था स्पेन से। इस तरह से सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है G4 समूह जो हाल ही में खबरों में देखा गया था, इसमें शामिल हैं कौन कौन से देश G4 में शामिल हैं। देखिए भारत, जर्मनी, जापान और ब्राज़ील, ये 4 समूह हैं G4 में। भारत, जर्मनी, जापान और भारत, ब्राज़ील, जापान। जर्मनी, भारत, ब्राज़ील और जापान, ये 4 देश सही हैं, इसमें शामिल हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किस स्थान के समीप से सोन नदी का उद्गम होता है। निम्नलिखित में से किस स्थान के समीप से सोन नदी का उद्गम होता है। देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा पेंड्रा से होता है। ठीक है, पेंड्रा से होता है। सोन नदी का उद्गम छत्तीसगढ़ के पेंड्रा, पेंड्रा मारवाड़ी जिला में अमरकंटक पहाड़ी के पास से होता है। तो देखिए ज़्यादातर डीप में पूछेगा तो आपको वहाँ का लोकल लोकेशन पूछेगा, पेंड्रा नदी, ध्यान रखिएगा। वैसे अमरकंटक पहाड़ी के पास से ये निकलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव अभयारण्य बिहार में स्थित है। तो आप सभी को पता है बिहार का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बांधवगढ़ बिहार में स्थित है, तो बांधवगढ़ इसमें सही उत्तर की पहचान करनी है। देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा बांधवगढ़ नहीं, उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य और बरैला झील सलीम अली पक्षी अभयारण्य। ठीक है, इसमें सही उत्तर हो जाएगा 3 और 4, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 37 का सी हो जाएगा। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो ये आपको हो जाएगा भोपाल मध्य प्रदेश में, बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में ही होगा। उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य पश्चिम चंपारण में है बिहार के। और बरैला जिले सलीम अली पक्षी विहार की बात होगी तो वैशाली, ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको बताना है कि कौन से कथन सही है। तो देखिए इसमें आपको सही हो जाएगा ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को IUCN की लाल सूची में गंभीर रूप से लुप्तप्राय के रूप में वर्गीकृत किया गया है। सही है। हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की सुरक्षा और संरक्षण के उपाय सुझाने के लिए 7 सदस्यीय समिति का गठन किया। बिल्कुल सही है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड में सामने से देखने की क्षमता नहीं होती है, परिणाम स्वरूप वे दूर से बिजली की लाइनों को देख नहीं पाते हैं। बिल्कुल सही है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड गुजरात राज्य का पक्षी है, तो ये गलत है। ये राजस्थान राज्य का पक्षी है, न कि गुजरात राज्य का पक्षी है। इस तरह से सही उत्तर हो जाएगा। 4 किसमें नहीं है, तो 4 नहीं हो जाएगा। आपको सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लौह अयस्क हेमेटाइट बिहार में निम्नलिखित में से किस जिले में पाया जाता है। तो आप सभी को पता है हेमेटाइट लौह अयस्क पाया जाता है बिहार के भागलपुर जिले में। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, भागलपुर में। ठीक है,
भारतीय खनिज ईयरबुक के अनुसार लौह अयस्क हेमेटाइट भागलपुर जिले में पाया जाता है। और जब भी मैग्नेटाइट की बात होगी तो ये भी लौह अयस्क ही हैं, गया और जमुई जिले में पाए जाते हैं। ठीक है। बाणसागर बांध किस नदी पर निर्मित एक बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है, आपको बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, सोन नदी पर बाणसागर है। ठीक है, सोन नदी पर बाणसागर है। यहाँ पर आपको बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं रिवीजन करा देते हैं। देखिए, टिहरी बांध की बात होगी तो ये भागीरथी नदी पर उत्तराखंड में, हीराकुंड बांध महानदी उड़ीसा में, कलनई बांध कावेरी तमिलनाडु में, मैथन बांध की बात होगी तो वराकर नदी झारखंड में। ठीक है, मेटूर बांध कावेरी नदी पर तमिलनाडु राज्य में, इंदिरा गांधी सागर बांध ये नर्मदा नदी पर मध्य प्रदेश में है। सॉरी, इंदिरा सागर बांध की बात होगी तो सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर गुजरात में है। नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर तेलंगाना राज्य में है। ठीक है, भाखड़ा नांगल बांध की बात होगी तो सतलुज नदी पर पंजाब हिमाचल प्रदेश सीमा पर है। ठीक है, पंजाब ही ऑप्शन में रहता है, हिमाचल प्रदेश भी रहेगा तो परेशान नहीं होना है क्योंकि ये सीमा पर स्थित है। नेक्स्ट बात करते हैं, बिहार की भौगोलिक संरचना चट्टानी प्रणालियों से निर्मित है। चट्टान प्रणालियों को उनके क्षेत्र बिहार में सुमेलित करना है। तो देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा ए का हो जाएगा एक, विंध्य चट्टानी प्रणाली। ये बिहार का दक्षिण पूर्वी क्षेत्र है। धारवाड़ चट्टान प्रणाली बिहार का दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र है, धारवाड़। ठीक है, तृतीय चट्टान प्रणाली बिहार में हिमालयी तराई क्षेत्र है। चतुर्धातुक चट्टान प्रणाली बिहार का ऊपरी पश्चिमी क्षेत्र है। इस तरह से सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। ठीक है, एक मिनट मिस्टेक हो गया, माफ़ी चाहते हैं। देखिए, 41 का हो जाएगा आपको, विंध्य चट्टानी प्रणाली ये हो जाएगा, इसका दूसरा हो जाएगा बिहार का दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र है। धारवाड़ चट्टान प्रणाली की बात होगी तो धारवाड़ का आपको ध्यान रखना है, बिहार का दक्षिण पूर्वी क्षेत्र है। ठीक है, धारवाड़। तृतीयक चट्टान प्रणाली ध्यान रखिएगा, ये हो जाएगा सी का 4 हो जाएगा, तृतीयक चट्टान प्रणाली है। चतुर्धातुक चट्टान प्रणाली बिहार में हिमालयी तराई क्षेत्र है। ठीक है, देखिए इस जगह आपको बता देते हैं, ध्यान से सुनते जाइए। विंध्य चट्टान प्रणाली में बिहार का दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र मुख्य रूप से बिहार के रोहतास और कैमूर जिलों में पाए जाते हैं। धारवाड़ चट्टान प्रणाली में बिहार का दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में जिला हैं मुंगेर, गया, औरंगाबाद और नवादा जिले। ठीक है, टर्शियरी चट्टानी जो कि तृतीयक चट्टान प्रणाली कहा जाता है, ये बिहार का ऊपरी उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है। इसमें आपको जिले हो जाएंगे, पश्चिम चंपारण जिले में पाया जाता है। चतुर्थातक चट्टान प्रणाली ये बिहार के हिमालय तराई क्षेत्र में पाए जाते हैं। इन चट्टानों का निर्माण प्लेइस्टोसीन और इसके बाद के काल में हुआ था। पास जाने वाले खनिज हैं एल्यूमिनियम और कांग्लोमरेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अभिकथन है और कारण है, आपको बताना है कि कौन से सही हैं, क्या स्टेटमेंट का कारण सही दिया हुआ है, ये आपको ध्यान से पढ़ना है। तो चलिए, पहला है दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका की समुद्र तट रेखा के साथ पास जाने वाले आरंभिक समुद्री निक्षेप एक ही युग यानी कि जुरासिक काल के हैं। कारण है किसी समय ये महाद्वीप एक साथ आपस में जुड़े थे और ये इस समय से पहले महासागर की उपस्थिति वहाँ नहीं थी। तो बिल्कुल सही है, कारण भी सही है। इस तरह से सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, 42 का ए हो जाएगा सही उत्तर। देखिए, अल्फ्रेड वेगनर के महाद्वीपीय बहाव सिद्धांत का मत है कि लाखों वर्षों में धीरे धीरे अलग होने से पहले महाद्वीप एक बार पैंजिया नामक एक सुपर कॉन्टिनेंट के रूप में एक साथ जुड़े हुए थे। ठीक है, महाद्वीप अलग अलग हो गए, इन तटीय निक्षेपों को अपने साथ ले गए, अंततः अलग अलग महाद्वीपों का निर्माण हुआ जिन्हें हम आज देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही है, आपको सही कथन की पहचान करनी है। तो देखिए, पहला कथन है, चूना पत्थर बिंद शैल संरचना में पाया जाता है, बिल्कुल सही है। बेलारस मंगलूर चित्रदुर्ग बेल्ट अपने लौह अयस्क भंडार के लिए प्रसिद्ध है, बिल्कुल सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि सही की पहचान करनी है। ऑप्शन नंबर ए 1 और 2 दोनों सही दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 85 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित काठमांडू का स्थानीय समय क्या होगा जब ग्रीनविच पर समय दोपहर के 12 बजे हैं। टाइम लगेगा, चलिए आप लोग निकालिए टाइम। देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 5:40 ये संध्या का समय होगा, ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन हम डाल देंगे टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ से आप इसे रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है, डिटेल में। नेक्स्ट है, लेब्राडोर धारा कहाँ प्रवाहित होती हैं लेब्राडोर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उत्तरी अटलांटिक महासागर में लेब्राडोर प्रवाहित होती हैं, उत्तरी अटलांटिक महासागर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किन राज्यों की सीमा म्यांमार से लगती है। आपको बताना है कि भारत की कौन सी सीमा है जो कि म्यांमार राज्य से लगती है। तो देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। ट्रिक से याद रखिएगा, ना अनामी, ठीक, अनामी। अ से अरुणाचल प्रदेश, ना से नागालैंड, म से मणिपुर और मी से मिजोरम। तो ये ट्रिक आपको ध्यान रखना है, अनामी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी असम से होकर नहीं गुजरती है। भारत को कर्क रेखा 2 भागों में बांटती हैं, 8 राज्यों से कुल होकर गुजरती हैं, ध्यान रखिएगा। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 8 राज्य हैं भारत के, ठीक है। वीडियो को और फास्ट करना है कि ये सही स्पीड है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 अक्षांशों के बीच की दूरी लगभग होती है, कितनी होती है। 2 अक्षांशों के बीच की दूरी आप सभी को पता है, सही उत्तर 111 किलोमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भौगोलिक आधार पर बिहार को कितने भागों में विभाजित किया गया है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 3 भागों में विभाजित, 49 का बी हो जाएगा, 3 भागों में विभाजित किया गया है। बिहार की बात हो रही है, न कि भारत की, हम भी कन्फ्यूजन हो गए थे। बिहार में आपको 3 भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से हैं भाग, गंगा का मैदान हो जाएगा, हिमालय का पर्वतीय शिवालिक क्षेत्र और दक्षिणी पठार हो जाएगा बिहार का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा बलात् श्रम को समाप्त किया गया है। बलात् श्रम को आप सभी को पता है, सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 23 के तहत बलात् श्रम को समाप्त किया गया है। और अनुच्छेद है 17, आप सभी को पता है, अस्पृश्यता का अंत है। अनुच्छेद 24, यह किसी भी कारखाने, खदान या खतरनाक व्यवसाय में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को रोजगार पर प्रतिबंध है, 24, ठीक है। 15 अनुच्छेद आप सभी को पता है, धर्म, मूल्य, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव या निषेध, ठीक है, ये नहीं करना चाहिए, भेदभाव का निषेध नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस अनुच्छेद के तहत विधानसभा अध्यक्ष किसी सदस्य को अपनी मातृभाषा में सदन को संबोधित करने की अनुमति दे सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 210 के तहत, अनुच्छेद 210 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या को बढ़ाने का अधिकार निम्नलिखित में से किस संस्था के पास है। तो देखिए, किसके पास है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए संसद के पास है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि परामर्श का वास्तव में अर्थ सहमति है और इस प्रकार कॉलेजियम प्रणाली की स्थापना की नींव रखी गई थी। तो देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा 53 का सी हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट
एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन बनाम भारत संघ में ये बातें हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से सूचीबद्ध राजनीतिक दलों को सुमेलित करना है। किसकी स्थापना कब हुई थी? तो देखिए द्रविड़ मुनेत्र कड़गम की स्थापना हुई थी 1949 में। ठीक है, CN अन्ना दुरई इसके संस्थापक थे। बिजू जनता दल की बात होगी तो आपको ध्यान रखना है बीजेडी की स्थापना 1997 में नवीन पटनायक संस्थापक थे। शिवसेना आप सभी को पता है 1949 में बाल ठाकरे थे। ठीक है, संस्थापक। अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस की स्थापना ममता बनर्जी ने की थी। कब की थी? तो 1998 में की थी। तो ये संस्थापक भी ध्यान रखिएगा। इस तरह से सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 3, 1, 2, 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विस्तार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आप सभी को पता है, ऊपर हम रिवीजन करवा चुके हैं। मौलिक कर्तव्य की बात होगी तो आपको ध्यान रखना है यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिकन, वर्तमान में रूस है। ठीक है, तो अब रूस ऑप्शन में देगा तो रूस ही सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि अब ये सोवियत संघ का विघटन हो गया है। जब लिया गया था तो ये 1991 में विघटन इसका हुआ है, उस टाइम सोवियत संघ ही था। नेक्स्ट बात करते हैं 56 भारतीय संविधान के 44वें संशोधन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको बताना है कि कौन से कथन सही हैं। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा 56 का सी हो जाएगा। 1, 2, 3 इसमें सही है। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया और इसे केवल कानूनी अधिकार बना दिया गया। ठीक है, किसमें डाला गया? 44वां संविधान संशोधन द्वारा 300A में रखा गया है। राष्ट्रपति कैबिनेट की लिखित सिफारिश पर ही राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय आपातकाल के संबंध में आंतरिक अशांति शब्द को सशस्त्र विद्रोह में बदल दिया गया था। ठीक है, पहले था कि आंतरिक अशांति के बल पर ही राष्ट्रीय आपातकाल यानी कि 352 का प्रयोग हो सकता है, लेकिन उसके जगह पर सशस्त्र विद्रोह किया गया था। 1975 के बाद संशोधन हुआ था 44वें संविधान संशोधन 78 में। ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 1920 के तहत गारंटीकृत मौलिक अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता है। तो देखिए इसका सही हो जाएगा कि इसमें गलत दिया हुआ है। यहाँ पर आपको हो जाएगा 20 और 21 होगा, ना कि 19-20 है। ठीक है, 20 तो सही है लेकिन 19 दिया हुआ है इसलिए ये गलत हो गया। 20-21 होगा, उसे निलंबित नहीं किया जाएगा। इस तरह से सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, संविधान की कौन सी अनुसूची जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन से संबंधित है? जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन से संबंधित है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 5वीं और 6ठी अनुसूची हो जाएगा। ठीक है, 6ठी में 4 राज्यों का है, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, ये 4 राज्यों का वर्णन है। और 5वीं अनुसूचित जाति ध्यान रखिएगा, जनजाति। नेक्स्ट है किसी भाषा को शास्त्रीय भाषा घोषित करने के लिए आवश्यक विशिष्टताएं क्या हैं? आपको बताना है कि कौन से कथन सही हैं। तो देखिए किसी भी भाषा को शास्त्रीय भाषा घोषित करने के लिए आवश्यक विशेषता होनी चाहिए। सही उत्तर हो जाएगा इसका प्राचीन साहित्य ग्रंथों का एक संग्रह जिसे वक्ताओं की पीढ़ियों द्वारा एक मूल्यवान विरासत माना जाता हो। तीसरा भी सही हो जाएगा, साहित्यिक परंपरा मौलिक होनी चाहिए। शास्त्रीय भाषा और उसका साहित्यिक आधुनिक भाषाओं और साहित्यों से भिन्न होना चाहिए। 2, 3, 4 सही है, पहला नहीं सही है। देखिए पहला में इसमें 1500 से 2000 वर्षों का लिखित इतिहास रहना चाहिए, न कि 1500 से 25 वर्ष का। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे 1500 से 2000 वर्षों का लिखित इतिहास रहना चाहिए। प्रारंभिक ग्रंथों की अति प्राचीनता रहनी चाहिए। तो इसमें 2500 नहीं बल्कि 2000। इस तरह से सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 2, 3, 4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, चुनाव आयुक्त के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको बताना है कि कौन से कथन सही हैं।
ध्यान से सुनते जाइए। इनमें से बताना है कि कौन सा सही कथन है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही हैं। ठीक है। चुनाव आयुक्त चुनाव आयुक्त 6 वर्ष की अवधि के लिए या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक पद पर बने रहते हैं। बिल्कुल सही है। अक्टूबर 1989 तक चुनाव आयोग केवल सदस्यीय निकाय था। बिल्कुल सही है। तीसरा गलत है। देखिए तीसरा में क्या होगा कि आपको अनूप बरनवाल बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता या लोकसभा में विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश से बनी एक समिति की सिफारिशों के आधार पर मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करेंगे। ठीक है। इस तरह से तीसरा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 9 फरवरी 1757 को हस्ताक्षरित अलीनगर की संधि किसके मध्य हुई थी? तो आप सभी को पता है अलीनगर की संधि हुई थी बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य हुई थी। कब हुई थी? तो 9 फरवरी 1757 को हुई थी ये संधि। इस संधि से बंगाल में अंग्रेजों की स्थिति मजबूत कर दी गई और कुछ महीने बाद प्लासी का युद्ध हुआ था। इसके प्रावधान महत्वपूर्ण थे। बंगाल का नवाब फ्रॉक्सियर के 1717 के फरमान के सभी प्रावधानों को स्वीकार करेगा। बंगाल से गुजरने वाले सभी ब्रिटिश सामानों को शुल्क से छूट दी जाएगी। अंग्रेजों को कलकत्ता की किलेबंदी करने और कलकत्ता में सिक्के ढालने में कोई बाधा नहीं होगी। तो ये सभी प्रावधान थे। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस आंदोलन में भारत में महात्मा गांधी ने पहली बार असहयोग को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया था? तो आप सभी को पता है कब किए थे। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये 61 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खेड़ा सत्याग्रह में। फ्रेंड्स खेड़ा सत्याग्रह में इन्होंने हथियार ये महात्मा गांधी के द्वारा असहयोग को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया गया था। अहमदाबाद हड़ताल की बात करें तो महात्मा गांधी जी की पहली भूख हड़ताल थी। खेड़ा में गांधी जी ने पहला असहयोग आंदोलन। रॉलेट सत्याग्रह में भारत में गांधी जी का पहला जन आंदोलन था रॉलेट सत्याग्रह, ये भी ध्यान रखना है। और चंपारण आंदोलन आप सभी को पता है बिहार में हुआ था, चंपारण जिले से। भारत में गांधी जी का पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन था चंपारण आंदोलन। नेक्स्ट बात करते हैं, चंपारण सत्याग्रह 1917 स्वतंत्रता भारत संग्राम में एक महत्वपूर्ण आंदोलन था। निम्नलिखित में से बिहार के किस प्रमुख नेता को बिहार विभूति के नाम से जाना जाता है और उन्होंने इस आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था? तो जब भी बात होगी कि बिहार विभूति तो आपको नाम ध्यान रखना है अनुग्रह नारायण सिंह। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ब्रिटिश सरकार ने जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 की जांच के लिए किसे नियुक्त किया गया था? किसे नियुक्ति की थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 64 का सही उत्तर हो जाएगा। ब्रिटिश सरकार ने जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 की जांच के लिए नियुक्त किया था डिसऑर्डर इंक्वायरी कमेटी। ठीक है, डिसऑर्डर इंक्वायरी कमेटी की नियुक्ति हुई थी। और सभी ये फ्रेजर आयोग का संबंध है। देखिए फ्रेजर आयोग 1902 में लॉर्ड कर्जन द्वारा भारतीय पुलिस व्यवस्था में सुधार के लिए इस आयोग की नियुक्ति की गई थी। स्ट्रेसी आयोग, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। लॉर्ड लिटन ने सामान्य सिद्धांत तैयार करने और अकाल पर निवारण कार्रवाई के उपायों की सिफारिश करने के लिए रिचर्ड स्ट्रेसी की अध्यक्षता में एक आयोग की नियुक्ति की गई थी। हार्टोग आयोग रहेगा तो आपको ध्यान रहना है शिक्षा सुधार के लिए वर्ष 1929 में हार्टोग समिति की नियुक्ति की गई थी। हार्टोग आयोग ने सिफारिश की थी कि स्कूलों की संख्या को बढ़ाने के बजाय शिक्षा की गुणवत्ता और मानक में सुधार पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं,
वायसराय लॉर्ड इरविन के कार्यकाल में निम्नलिखित में से कौन सी घटना नहीं हुई थी। तो आपको बताना है कि कौन सी घटना नहीं हुई थी। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा सांप्रदायिक पंचायत। ये इरविन के समय नहीं हुई थी। बाकी लाहौर षड्यंत्र, चटगांव शस्त्रागार का छापा, साइमन कमीशन की नियुक्ति, ये सभी हुई थी लॉर्ड इरविन के समय। इसमें देखिए और मुख्य काम था, एक बार रिविजन करवा देते हैं आप सभी को। सांप्रदायिक पंचायत की होगी तो इसमें सांप्रदायिक पंचायत 1932 ये, और पुनः समझौता 1932 में विलिंगटन का नाम ध्यान रखिएगा, लॉर्ड विलिंगटन के समय हुआ था। दूसरा और तीसरा गोलमेज सम्मेलन भी, भारत सरकार अधिनियम 1935, वर्मा को भारत से अलग, ये सभी विलिंगटन के समय हुआ था। इरविन के समय क्या हुआ था तो शस्त्रगार, चटगांव शस्त्रागार छापा 1930 में सूर्य सेन द्वारा, लाहौर षड्यंत्र जो कि 1928 से 31 तक, गांधी इरविन समझौता आप सभी को पता है 1931 में इरविन के समय हुआ था, और दांडी मार्च भी हुआ था। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में, ये सभी हुआ था। पूर्ण स्वराज संकल्प 1929 में, ये भी इरविन के समय ही हुआ था। 1927 में साइमन कमीशन की नियुक्ति भी हुई थी। नेहरू समिति रिपोर्ट 1928, ये सभी इरविन के समय हुए थे। ये इतने महत्वपूर्ण कार्य। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं भारत की स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी घटना का क्रम क्या है। तो देखिए कौन सी घटना पहले हुई थी, इसका सही उत्तर हो जाएगा, पहले हुआ था आपको वाइज एसोसिएशन बिहार की स्थापना। ठीक है, 3 मार्च 1899 को हुई थी। उसके बाद 7 अगस्त 1905 को हुआ था आपको स्वदेशी आंदोलन। तो ये सभी डेट आपको ध्यान रखना है। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का गठन की बात होगी तो आपको ध्यान रखना है अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की गठन 30 दिसंबर 1906 में। ठीक है, सूरत विभाजन की बात होगी तो ध्यान रखिएगा, सूरत विभाजन आपको हुआ था 1907 में। इस तरह से सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4 1 2 3 हो जाएगा। ठीक है, फ्रेंड्स बाकी के प्रश्नों को हम लोग नेक्स्ट क्लास में रिवीजन करने वाले हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।